सभी साथियों को नमस्कार। विक्की जी मंत्र जाप करो, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्ते गुरु जी, सभी साथियों को नमस्कार। ओम शयना भुनतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ संध्या, सभी को दोबारा फिर से नमस्कार जी। अभी गुरु जी हैं तो कक्षा का शुभारंभ करते हैं आज के। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। इस कक्षा का ये हमारा चौथी क्लास है हमारी। और अभी तक जो 3 कक्षाएं हमारी रही है उसमें हमने स्वस्थ रहने के लिए जो पहले 3 नियम हैं उनको हमने पढ़ा है जी। आज के टाइम में हम सबके घर में जब छोटा बच्चा होता है तो हम सब क्या करते हैं जी, उसको उठना बैठना चलना फिरना भागना दौड़ना खाना पीना समय के साथ हर एक स्टेप पे हम उसकी सहायता करते हैं और उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं जी। हर एक कदम पे कल्पना करो, अगर हम हर एक कदम पे उसकी हेल्प ना करें और उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार ना करें तो क्या होगा जी। वो बच्चा हर कदम पर गिरेगा, चोट खाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जी। हर कदम पर उसके साथ परेशानियां रहेगी। आज के टाइम में इतनी शिक्षा है, इतने हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर है, इतनी दवाइयाँ हैं, इतनी तकनीक है, फिर भी क्या हो रहा है जी कि किसी को एक बार बीमारी हो जाए तो जीवन के अंतिम दिन तक दवाइयाँ खानी पड़ती है। हालत ये हो रही है जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो वो भोजन कम करता है और दवाइयाँ अधिक खाता है जी। इस तकनीक के युग में आज हम अपने आप को इतना एडवांस मान रहे हैं तो फिर भी इंसान पिस क्यों रहा है जी। एक बार बीमारी शुरू हो तो दवाइयां बंद होने या खत्म होने का नाम नहीं लेती। कारण क्या है, अगर उस बच्चे को हम तैयार नहीं करेंगे तो वो हर एक कदम पर उसको चोट लगेगी, हर कदम पे वो पीछे रहेगा जी। आज के टाइम में इतनी बीमारियां हैं, ये क्यों है जी, इसके पीछे कारण क्या है। जब हमारे इन सभी वैद्यों ने निष्कर्ष निकाला तो निष्कर्ष ये है कि जी इतनी तकनीक में इतने एडवांस होते हुए भी कि बीमारी इतनी कितनी बड़ी हो गई है जी, एक बार अगर हो गई तो वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। क्या बीमारियां इतनी ही बड़ी है, इतनी ही खतरनाक है, या फिर इलाज सही नहीं है, या फिर दवाइयाँ ठीक नहीं है। इनमें से क्या गलत हो रहा है। एक बार बीमारी ठीक होने के बाद ना दवाइयाँ काम कर पा रही है, ना डॉक्टर, ना इलाज, की रोगी ठीक होने का दोबारा नाम ही नहीं ले रहा है, दवाइयाँ बंद ही नहीं हो पा रही है। किसी को शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, थायराइड हो जाए, ये जितनी भी बड़ी बीमारियां शुरू हुई तो इतनी कितनी खतरनाक हो जाती है कि वो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। क्या कारण है कि आज का इंसान तो बस फंस के रह गया है जी बीमारियों के अंदर। आप देखते हैं कि बच्चा पैदा होने से लेके, जब बच्चा पैदा हुआ है 5 साल तक तो उसको टीकाकरण ही चलता रहा है जी। कभी 6 महीने पे, कभी 3 महीने पे, कभी साल में, 5 साल तक तो उसको दुनिया भर के टीकाकरण ही चलता रहता है। ऐसा क्यों जी। क्या भगवान ने उसको पूर्ण नहीं किया है कि जो टिक्के लग लग के वो पूर्णता की ओर जा रहा है। बच्चा पैदा होने से लेके 5 साल तक तो वो टीकाकरण के अंदर है। थोड़ा सा बड़ा होगा, स्कूल जाना शुरू किया, उसको चश्मे आ गए हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। ये देख रहे हैं हम बच्चों से। पुराने टाइम में इस क्लास में बहुत सीनियर साथी भी है, कृष्ण जी, आत्म प्रकाश जी। आप सबने देखा होगा कि कभी जो वृद्ध होते थे दादाजी, उनको कभी चश्मे लगते थे जी।
आज के टाइम में हम इतने एडवांस हैं कि बच्चा पैदा होने से लेके 5 साल तक वो टीकाकरण पे है, फिर चश्मे, और फिर दिन प्रतिदिन उसकी समस्याएं बढ़ रही है जी। युवावस्था में भी बीमारियों की कमी नहीं है। युवावस्था में ही किसी को बाल नहीं है, किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। युवावस्था में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं जी। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, महिलाओं में तो शादी के बाद बीमारियों की कमी नहीं है जी। 30 के ऊपर पहुंचे तो बीपी, शुगर, थायराइड, किसी ना किसी बीमारी की गोली इंसान के हाथ में है जी। 40 के आसपास महिलाओं के शरीर में यूट्रस नहीं बचे है जी, अगली पीढ़ी में जो इस समय चल रही है। बच्चा होना अब IVF का खेल हो गया है जी। तो मतलब एक तरफ हम इतने एडवांस होते चले जा रहे हैं, एक तरफ बीमारियां उससे कई गुना बढ़ती चली जा रही है जी। जहां हमारे पूर्वज इतनी शिक्षा नहीं थी, स्कूल नहीं थे, उसमें हॉस्पिटल भी नहीं थे, एक एक घर में 10-10 बच्चे थे, घर में डिलीवरी होती थी। तो इतना सब क्या है जी? इसके पीछे का निष्कर्ष ये है जी कि इतनी बीमारियों में इंसान क्यों जकड़ा हुआ है। कुछ तो हम अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार है जी। जैसे कि अमेरिका जैसे जो देश है, उनकी अर्थव्यवस्था 3 ही चीज़ों पे चलती है जी। एक उनके पेस्टिसाइड बिकते हैं, एक उनकी दवाएं बिकती है, एक उनके हथियार बिकते हैं। तो अमेरिका जैसे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बड़ा बाजार चाहिए, बड़ा कारोबार उनको चाहिए जी। और हमारा देश उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है जी। तो इतना हम देखते हैं, इतने एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के युग में है, लेकिन बीमारियां हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। बीमारियां बड़ी है कि दवाइयों में दम नहीं है, कि डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है हो क्या रहा है कि जी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हम फंसे हैं जी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों में। अमेरिका जैसे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बड़ा बाजार चाहिए, और उस बाजार के कारण ही लोग एक बार बीमार हो तो दवाइयों के अंदर पिसते चले जा रहे हैं जी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ये नहीं बता रहा है जी, कोई भी, कि ये बीमारियां कैसे बन रही है, कैसे आ रही है, कैसे इनका खात्मा होगा कि नहीं होगा। बस रोगी डॉक्टर के पास गया, दवाइयां शुरू, पूछते हैं बीमारी कब ठीक होगी जी, ये तो ताउम्र खानी पड़ेगी। फिर दवाई किस काम की? ये सिस्टम चल रहा है जी। तो इस क्लास का जो इन सभी वैद्यों का प्रयास है, जैसे कि हमने आरंभ में देखा कि जब हमारे घरों में छोटा बच्चा होता है तो हर एक कदम पर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर शुरू से ही हम हेल्प ना करें तो आगे बढ़ने लायक है ही नहीं जी। ये जो सारे वैद्य है, ये जो क्लास है, ये आपको जीना सिखाएगी जी। आज ये 4थी क्लास है। किसी को किसी भी वैद्य ने ये नहीं बोला है कि जी हम आप लोगों को ठीक करेंगे या हम आप लोगों को चिकित्सा देंगे, ना ही आगे देंगे। क्योंकि चिकित्सा अगर केवल वैद्य और दवाइयों से डॉक्टर ठीक होते तो आज ठीक हो चुके होते जी। तो हमें एक छोटे बच्चे की तरह ये समझना पड़ेगा। जब हम ये समझेंगे कि हमें खाना क्यों खाना है, किस समय पे खाना है, किस लिए खाना है, जब खाना पचना शुरू होगा तो शरीर में 7 धातुएं बनेगी, तो शरीर अच्छा होगा। तो छोटे बच्चे को जैसे एक एक स्टेप पे हम आगे बढ़ाते हैं, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और इन षड्यंत्रों से, इन कुचक्रों से बाहर निकलने के लिए, नहीं, आज का इंसान तो पिसता चला जा रहा है जी। उसके पास कोई रास्ता नहीं है जीवन में। इंसान के पास खुशी है ही नहीं जी। हर कोई बीमार है जी। बच्चे से लेके 5 साल तक वो टीकाकरण में उलझा हुआ है। फिर उसकी अपने स्कूल में जाना शुरू किया नहीं जी, बहुत बड़े बड़े चश्मे। और फिर समय के साथ किस बच्चे में समस्या नहीं है अगर आप देखेंगे तो उन सब समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें भी उस छोटे बच्चे की तरह जीना सीखना पड़ेगा जी। और ये क्लास आप लोगों को जीना सिखाएगी,
अगर आप जीना सीखेंगे तो आपकी बीमारियां वहीं से कम होना शुरू हो जाएगी जी, नहीं तो कहीं से भी ठीक होने वाले नहीं हैं। और ये लोगों के साथ चल रहा है जी। तो पहला जो हमारा नियम था, पहला वो था कि जी भोजन क्यों करते हैं। भोजन हमने जब भी करना है वो पचाने के लिए करना है, क्योंकि भोजन पचेगा तो शरीर में लगेगा, नहीं तो बीमारियों के चक्कर में कुचक्कर में फंसे रहेंगे जी हम। तो पहले हमने पढ़ा भोजन करना क्यों है, पचाने के लिए। फिर हमने पढ़ा कि भोजन करना किस समय पे है ताकि वो पचे। तो हमने देखा अग्नि के समय पे करना है, दिन में 2 टाइम करना है तो वो किस समय करना है, 3 टाइम करना है तो किस समय, उसका हमने समय देखा। फिर तीसरा हमने देखा कि हमने भोजन पचाने के लिए भी किया है, अग्नि के समय पे भी किया है, वो पेट में चला गया है, पचना शुरू हो गया है, तो उसके साथ में ऐसी कौन कौन सी चीज उसके साथ या 1 घंटे तक नहीं लेनी है ताकि वो पचे। तो वो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आज का जो हमारा नियम है कि भाई खाना हमने पचाने के लिए खाना है, अग्नि के समय पे खाना है। जब खाना पेट में चला गया तो उसके साथ या बाद में 1 घंटे तक क्या क्या नहीं लेना है ताकि वो पचे। ऐसा तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे एक और जरूरी नियम है कि जो खाना हम खाएंगे पचाने के लिए अग्नि के समय पे, वो खाना बन किस बर्तन में रहा है जी, वो किस बर्तन में बन रहा है, किस बर्तन में हम खाने को पका रहे हैं, वो महत्व का है जी। अगर हमारा खाना हमने किसी भी बर्तन में बना लिया, पका लिया, और फिर हम उसको पचाने के लिए खाएंगे, अग्नि के समय पे खाएंगे, साथ में उसके 1 घंटे तक या साथ में या बाद में 1 घंटे तक कुछ नहीं लेंगे, और हम किसी भी बर्तन में बना लेंगे तो भी बात बनने वाली नहीं है जी। तो खाना किस बर्तन में पकाना है, किस प्रकार पकाना है, ये महत्व का है। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा जी। देखो क्या है, सृष्टि में कुछ चीजें तो सृष्टि ने ऐसी बनाई है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे कि सलाद है, खीरा है, ककड़ी है, या सलाद के रूप में आप लोग गाजर, मूली, इस तरह की चीजें खाते हैं जी। ये चीजें ऐसी है, अगर इनको हम कच्चा खाएंगे तो ये हमारे शरीर में पोषकता देगी जी। कुछ चीजें ऐसी है जो प्रकृति ने पका के हमें दी है, जैसे कि गर्मियों में हम आम खाते हैं, या जितने भी फ्रूट है ये पके हुए प्रकृति ने दिए हैं। तो पके हुए फ्रूट जब हम खाते हैं तो हमें पोषकता मिलती है। कुछ चीजें प्रकृति में ऐसी है जो हमें कच्चा खाने से पोषकता दे रही है, कुछ चीजें प्रकृति हमें पका के दे रही है, हम उनको खा रहे हैं तो पोषकता मिल रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको हमें पकाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तब उनसे हमें पोषकता मिलती है। जैसे कि दालें हैं, आप सब खाते हैं, जीवन भर खाई है, आगे भी खाएंगे। दालों को हम रो फॉर्म में नहीं खा सकते जी। चने हैं, छोले हैं, राजमा आदि है, या कुछ सब्जियां भी है जिनको हम कच्ची नहीं खा सकते। उनको हम पका के जब उनका सब्जी आदि बनाते हैं, दाल आदि बनाते हैं, तब उनकी पोषकता हमारे शरीर को मिलती है। तो जिन सब्जियों को, दालों को हम कच्चा नहीं खा सकते, तो पकने पर उनकी पोषकता हमें मिलती है। तो पकाना क्यों है जी? कुछ चीजें प्रकृति ने ऐसी दी है जिनको कच्चा खा सकते हैं, वहां से पोषकता मिल जाती है। कुछ चीजें हैं जो प्रकृति ने फ्रूट आदि के रूप में पका के हमें दिया है, हम ऐसे ही खाएंगे तो पोषकता मिल जाती है। लेकिन कुछ आहार ऐसे हैं जिनको हमें पकाना पड़ता है, तब हमें पोषकता मिलती है जी। तो पकाना क्यों है? पोषकता के लिए। कुछ साथी बोल देते हैं कि जी कच्चा ही खाओ,
पका हुआ ना खाओ, जलने के बाद, पकने के बाद, अग्नि के बाद उनकी पोषकता खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है जी। आप दालें हैं, छोले हैं, चने हैं, इन सबको कच्चे फॉर्म में नहीं खा सकते। हाँ, प्रकृति ने ऐसा विभाजन कर रखा है कि कुछ चीजें आप कच्ची ही खा सकते हैं, कुछ चीजें प्रकृति ने खुद तैयार करके दे रखी है पका के, उनको भी हम खा सकते हैं, पोषकता मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, कुछ आहार द्रव्य ऐसे हैं जिनको हम पका के खाएंगे तभी पोषकता मिलेगी जी। तो जैसे दालें, छोले, चने, ये सब चीजें इनको पकाने के बाद ही पोषकता मिलती है। तो इनको पकाते क्यों हैं? पोषकता के लिए जी। अब खाना बनाने का नियम क्या है? राजीव भाई ने भी एक नियम हमें बताया कि जिस भोजन को पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन नहीं, विष है जी। कुछ लोग बोल देते हैं कि जी राजीव भाई ने तो ये सूत्र लगभग 10, 12, 15 साल पहले बताया, महर्षि वाग्भट के समय तो उस समय कुकर नहीं था, तो ये श्लोक कहाँ से आ गया? कुकर तो अब आया है। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है, मैं एक श्लोक ग्रुप में भेज रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो, ये जो श्लोक आया है, अगर आप ग्रुप में इसको पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि भाई आयुर्वेद में, देखो राजीव भाई ने तो 20 साल 15 साल पहले बोला उस समय कुकर के बारे में, लेकिन महर्षि वाग्भट के समय तो कुकर नहीं था, तो उन्होंने कुकर के बारे में, आयुर्वेद ऐसा बोलता है जी, ये श्लोक आप पढ़ेंगे कि भाई आयुर्वेद में काढ़ा बनाने की प्रोसेस होती है, जो काढ़े हम पीते हैं, तो काढ़ा बनाने के लिए आयुर्वेद ऐसा बोलता है इस श्लोक के अनुसार कि हम कोई भी काढ़ा बना रहे हैं तो उसको ढक के नहीं बनाना चाहिए जी, खुला उसका पात्र का मुख रखना चाहिए, फिर वो काढ़ा बनाना चाहिए। अगर हम उसको ढक के बना रहे हैं तो वो क्या है, वो पचने में आसान नहीं रहता, पचने में दुष्कर हो जाता है जी, वो आसानी से पचता नहीं है, आंतड़ियां उसको पचा नहीं पाती है। तो खुले बर्तन में काढ़ा बनाने के लिए आयुर्वेद बोलता है, वही नियम खाने के ऊपर लागू होता है जी, कि खाना जब भी बनाएं खुले बर्तन में बनाएं। अब हम आज के टाइम में किस बर्तन का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए? सबसे अधिक जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और लगभग हम ऐसा बोले कि जो 100% बीमारियों का कारण है, ऐसा बर्तन कौन सा है जी? ऐसा बर्तन है जी प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का खाना सभी प्रकार की जितनी भी बीमारियों का आप नाम जानते हैं, सभी प्रकार की बीमारियों को पैदा करने वाला है। क्यों? क्योंकि जो चीज घंटे में पकनी है, 1.5 घंटे में पकनी है, उसको हम 15 से 20 मिनट में गला देते हैं जी, और फिर उसको हम खाते हैं। जैसे कि एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने लेता है जी, अगर उसको समय से पहले निकाल लेंगे तो वो अनमैच्योर है जी। अब जो दाल आपकी 1 घंटे में पकनी चाहिए, कुकर की सीटी ने लगाई 15 मिनट, तो वो दाल नहीं है जी। जिस प्रकार वो बच्चा अनमैच्योर है, तो ये भोजन भी अनमैच्योर है। जब हम अनमैच्योर भोजन खाएंगे तो स्वस्थ कहाँ से रहेंगे जी? एक किसान गेहूं की फसल को पैदा करने में कम से कम 6 महीने लेता है जी। आजकल गेहूं की फसल, इसमें बहुत से किसान साथी है अपनी क्लास में, आप सब देखते हैं कि गेहूं की फसल को पकने में कम से कम 6 महीने लगते हैं जी, 5 से 6 महीने। अब इसको क्या हम 1 महीने में तैयार कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो कल्पना करो उसमें क्या पोषकता होगी जी। यही कहानी है प्रेशर कुकर के खाने की जी। हर घर में प्रेशर कुकर है जी। जिसके घर में प्रेशर कुकर नहीं है उसको हीन बोला जाता है जी, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। जिसके घर में फ्रिज नहीं है, हीनता की दृष्टि से देखते हैं। जिसके घर में टीवी नहीं है, हीनता की दृष्टि से देखते हैं। तो हमारी जो शिक्षा है, विचार है, वो ऐसे हो गए हैं कि आज की जो षड्यंत्र है, अगर इसमें हम शामिल नहीं हैं तो हम
हीनता का शिकार माने जाते हैं जी, या हीनता की दृष्टि से लोग देखते हैं। तो एक बच्चा 9 महीने लेता है, एक फसल 6 महीने 5-6 महीने कम से कम लेती है। तो जिस भोजन ने, जिस सब्जी ने, जिस दाल ने बनने में घंटा लेना था, वो 15 मिनट में गला दी, तो वो भोजन नहीं है, वो अनमैच्योर भोजन हम कर रहे हैं, तो बीमार तो होंगे ही जी। अगर हम कुकर का खाना खा रहे हैं तो सब बीमारियां आने वाली है, जिसका भी आप नाम जानते हैं जी। तो हमने पहला नियम पढ़ा था कि भोजन पचाने के लिए करना है। अगर कुकर का खाना पेट में जाएगा तो ये पचने में समर्थ नहीं है जी, ये अधपका भोजन है जी। तो ये सब प्रकार की बीमारियां पैदा करेगा। हम भोजन को पचाने के लिए तो खाने के लिए बात कर रहे हैं, समय पे भी खाएंगे, बाद में भी 1 घंटे तक कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो कुकर में बना हुआ खाना है तो माफ करिए, हम इन षड्यंत्रों से और इन बीमारियों के कुचक्रों से बाहर निकलने वाले नहीं हैं जी, हम फंसे रहेंगे। तो कुकर का खाना कभी ना उसमें बनाएं ना खाएं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो धीरे धीरे छोड़ दें जी, क्योंकि हम अनमैच्योर खाना खा रहे हैं जी। तो बीमारियां तो आएगी ही, और फिर बीमारी आएगी तो दवाई और डॉक्टर कैसे ठीक कर देगी जी? कैसे ठीक होंगे दवाई और डॉक्टरों से? और क्यों ठीक हो नहीं रहे हैं लोग? क्यों जीवन के आखिरी दिन तक दवाई खानी पड़ती है एक बार बीमार होने के बाद? क्योंकि हमें जीने की समझ नहीं है जी। हमें जैसा, हम अपनी इच्छा से जी ही नहीं रहे हैं, हमें जीना सिखाया ही नहीं गया है जी। हम बच्चे को हर एक स्टेप पे आगे बढ़ना सिखाते हैं, लेकिन हमें जीवन में बीमारियों से बाहर निकलना कैसे है वो सिखाया ही नहीं गया। हमें केवल यही सिखाया गया है कि बीमार होने पे डॉक्टर दवाइयां ही ठीक करेंगी। जो हम इस क्लास में जीने के लिए जरूरी नियम समझ रहे हैं, 10 जरूरी नियम, जब तक हम उनको नहीं अपनाएंगे तो हम बीमारियों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए किस प्रकार जीना है जी। अगर कुकर में खाना बन रहा है और वो खाना हम खा रहे हैं तो कोई भी बीमारी आएगी, फिर हमारी सारी मेहनत जीरो है जी। कई बार हम ऐसे साथियों के पास जाते हैं जो ऑर्गेनिक जैविक खेती करते हैं जी, जहर मुक्त, लेकिन ये देखा कि वो साथी भी कुकर में खाना बना रहे हैं जी। अब उस जैविक खेती का कोई फायदा नहीं है अगर वो कुकर में चला गया तो, क्योंकि कुकर में उसकी पोषकता खत्म जी। खाना पका क्यों रहे हैं जी? अपन पोषकता के लिए तो पका रहे हैं भाई। कुछ चीजें प्रकृति ने ऐसी दी है जिनको कच्चा खा के पोषकता मिल जाती है, कुछ चीजें प्रकृति ने खुद पका के दी है, वो खाने से फल आदि से पोषकता मिल जाती है। कुछ चीजें या भोजन या आहार द्रव्य ऐसे हमें प्रकृति से मिले हैं जिनको पकाकर ही पोषकता मिलेगी। अब जब पकने में 1 घंटा लगना है वो हमने 10 मिनट में लगा दिया तो पोषकता तो गई जीरो। अब वो हमने अगर ऑर्गेनिक भी उगाया है, जैविक भी उगाया है, वो कुकर में डाल दिया तो सारी मेहनत जीरो जी। हम जीवन में कमाते 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 चले जा रहे हैं जी, लेकिन उसको बचाना कैसे है या अपने शरीर को बचाना कैसे है वो कोई किसी को नहीं सिखा रहा जी। एक बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखाया जाता है, हर एक कदम पर उसको तैयार किया जाता है, लेकिन बीमारियों से कैसे बाहर निकलना है इसके लिए हमें कोई तैयार करने वाला नहीं है। ये सब साथी, इनके अंदर पीड़ा है जितने भी वैद्य, ये आपको उन बीमारियों से, उन चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए ही अपने 1 दिन का समय समाज हित के लिए दे रहे हैं जी। तो डॉक्टर, दवाइयाँ, हॉस्पिटल इनसे ठीक होने वाले नहीं है जब तक एक बच्चे की तरह जीना नहीं सीखेंगे जी।
तो हमें इन चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो जीना सीखना पड़ेगा। तो जितना इम्पोर्टेंट वो नियम था कि खाना जब भी खाएं पचाने के लिए खाना है, और अगर आपके घर में कुकर में खाना बन रहा है तो समझ लो आपका खाना तो पचने वाला नहीं है जी। तो कुकर को जितना जल्दी घर से निकाल देंगे, कई बार हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं, हम उनको ऐसा बोलते हैं जी या तो अपने घर में बच्चे रख लो या कुकर रख लो, क्योंकि ये दुश्मन है आपके बच्चों का। अगर आपने निकाल दिया है तो आपके बच्चे इससे बचे रहेंगे, नहीं तो ये डॉक्टर दवाइयाँ हॉस्पिटलों से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पास एक लड़की आई थी जी, उसका क्रेटिनाइन बहुत अधिक बढ़ा हुआ था, और जब हमारी टीम ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसका क्रेटिनाइन काफ़ी घट गया, लेकिन फिर भी वो लड़की ठीक नहीं हुई। क्यों ठीक नहीं हुई? क्योंकि आयुर्वेदिक दवा देने से क्रेटिनाइन घटने के बाद भी वो इसलिए ठीक नहीं हुई, वो बंगाल से है लड़की, क्योंकि उसने अपने जीवन में या तो मांसाहार का सेवन किया था या उसने ये फास्ट फूड चिप्स ये इस तरह की चीज़ें खाई थी। उसने अपने जीवन में कभी दाल नाम की चीज़ खाई नहीं, सब्जी नाम की चीज़ अपने जीवन में उसने कभी खाई नहीं। जब आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, क्रेटिनाइन तो घट गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे ही उसको सब्जी खाने के लिए बोला गया, दाल खाने के लिए बोला गया, जो हम जीने की बात कर रहे हैं, तो वो उसको अच्छी लगती ही नहीं थी, रुचि ही नहीं आता था, उसको टेस्ट ही नहीं आता था। 5 दिन 10 दिन खाना नहीं खाया जी, बीच में एक दिन उस तरह का दे दिया तो भरपेट खाया जी। आज के टाइम में बहुत ही गरीब परिवार है जी, और एक सप्ताह का 6,000 रुपये खर्च उनका आ रहा है। 2200 रुपये का तो एक इंजेक्शन लगता है खून बढ़ने के लिए, और 3,000 रुपये उसके खर्च आते हैं डायलिसिस के लिए। हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रही है जी, और परिवार किसी भी तरह से वो खर्च करने के लिए समर्थ नहीं है जी। लोन उधार ये वो जमीन बेच दिया है, लेकिन वो लड़की बचेगी नहीं, वो केवल 6 महीने साल पूरा सब कुछ खत्म करके और फिर वो चली जाएगी जी, क्योंकि उसने कभी अच्छी चीज़ खाई नहीं जी। जब खिलाने की कोशिश करी तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, अंदर ही नहीं जा रही थी। तो इन चक्रों से बाहर निकलना है तो हमने जीना सीखना पड़ेगा, तब हम इससे बच पाएंगे जी। तो खाना कभी भी कुकर में ना बनाएं और ना ही खाएं। तो आज के टॉपिक के ऊपर किसी साथी का कोई सवाल हो तो वैद्य महेंद्र जी लें जी। रियाज जी हैंड रेज है जी, बोलो। रियाज भाई जी, हो सकता है गलती से हो गया हो जी। हाँ जी, किसी और साथी का कोई सवाल हो जी? आज वाले चैप्टर से संबंधित हो या पहले वाले चैप्टरों से संबंधित हो? आशा जी का सवाल है मास्टर जी। अच्छा जी, आशा जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी जैसे कढ़ाई में बनाते हैं तो उसका खाना ठीक है? हाँ वो ठीक है जी, खुला है जी वो। अच्छा, और मतलब वो कि दाल वाल भी कढ़ाई में बना सकते हैं? हाँ सकते हैं जी, अगर मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा जी। अच्छा, हाँ, क्योंकि दाल वगैरह तो मिट्टी के बर्तन में ही आज थोड़ी बनती आई है जी अच्छे तरीके से। जैसे जैसे कोई मिष्ठान बनाना है तो लोहे की कढ़ाई में बन जाता है या सब्जी बन जाती है कोई भी। हाँ जी। नहीं, जैसे दाल पकाने के लिए कढ़ाई में ही पका ले हम? हाँ पका सकते हो, उसमें मतलब आपने ऊपर से ढकना नहीं है। अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत ढकना है, आधा पर आधा, बाकी पका सकते हो। ठीक है, थैंक यू। देखो क्या होता है जी, हमने पढ़ा
कई बार हमारे पास जेंट्स रोगी आते हैं जी, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं तो हमारे पास कोई भी रोगी आएगा तो इलाज देने से पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं जी। आप बीमार क्यों हैं, क्या चीज़ें खा के बीमार हुए हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, किन किन चीज़ों से बीमारी आई है, फिर उसको बताते हैं कि क्या क्या परहेज करने हैं, अगर आप ये परहेज करेंगे तो ठीक होंगे जी। तो उनको समझाते हैं कि कुकर में नहीं बनाना है, कुकर में क्यों नहीं बनाना है, कुकर खतरनाक है। तो फिर उनका सवाल होता है कि मैं अगली बार घर वाली को लेके आऊंगा, फिर आप मुझे दवाई देना जी। तो कुकर में तो नहीं बनाना है। अब आदमी को पता चल गया है लेकिन वो अपने घर में सेटिस्फाई नहीं कर पाता जी। अब बनाना किस में है अगर कुकर में नहीं बनाना है? पहला तो कुकर में क्यों नहीं बनाना वो हमने पढ़ा कि भोजन किसी भी एयर टाइट चीज में ना बनाए। भोजन है, आयुर्वेद के काढ़े हैं, दवाइयां हैं, उनको खुले में बनाएं। उनको पकने का खुला कितना, भले ही पूरा ना खोलो, थोड़ा सा ढक्कन खुला रख लो। जरूरी नहीं है कि पूरा ही खुला रखना है, थोड़ा सा ढक्कन खुला रख लो। अब बनाएं किस बर्तन में? सबसे बेस्ट तो है जी कि आप मिट्टी के बर्तन में बनाएं। जैसे कि राजू भाई ने बताया कि मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है उसकी पोषकता पूरी की पूरी हमें मिलती है। अगर हम मिट्टी में नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि पित्तल की पतीली, उसके अंदर कलई करवा लो, उसमें बनाओ जी। तो ये दो धातु सबसे अच्छी है जी। एल्यूमिनियम में और कुकर में, इनमें बिल्कुल भी ना बनाए जी। ज्यादातर घरों में क्या है जी, या तो एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है या एल्यूमिनियम की पतीली है जी। कारण क्या है कि एल्यूमिनियम सस्ता है जी। तो जितने भी गरीब फैमिली है उनमें तो सस्ता होने के कारण ये एल्यूमिनियम घुस गया है और कुकर घुस गया है जी। जो बड़े फैमिली है, अमीर है, वो कुकर भी पित्तल के ले रहे हैं, लेकिन कुकर तो चाहे मिट्टी का भी हो वो भी गलत है जी। तो कुकर में नहीं बनाना है, एल्यूमिनियम में नहीं बनाना है। सबसे अच्छा है बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन। हमारे घर में तो जो खाना बनता है जी, जैसे छोले है, दालें हैं, रात को भिगो देते हैं, सुबह बनाते हैं, 1 घंटे में छोले तैयार हो जाते हैं जी। 15 मिनट छौंक लगने में लगता है मिट्टी के कुल्हड़ में और बनने में 1 घंटा। अगर हमारे पास 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को समय नहीं है, इतना भी समय अगर नहीं है, तो फिर हॉस्पिटलों में तो समय और पैसा और शरीर देना ही पड़ेगा जी। मतलब इतना बिजी कोई इंसान नहीं है जी कि भाई घंटे का समय ना हो। 1 घंटे से ज्यादा किसी भी सब्जी में समय नहीं लगता कुल्हड़ में जी। ये हमारा निजी अनुभव है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुकर में बना रहे हैं 10 मिनट में बना रहे हैं तो कुल्हड़ में बनाएंगे तो 2 या 3 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं है जी। केवल 1 घंटे का फर्क है। इधर अगर हम कुकर में 10 या 15 मिनट में बना रहे हैं तो उधर 1.25 घंटा लगेगा। अगर 1 घंटा भी नहीं है तो फिर हम इन चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे जी। तो कुकर चाहे पित्तल का भी हो, स्टील का हो, किसी का हो, नहीं बनाना है, चाहे मिट्टी का भी हो। एल्यूमिनियम के किसी बर्तन में खाना नहीं बनाना है। सबसे बेस्ट है मिट्टी का, और फिर पित्तल का, और फिर कांसे का भी अच्छा है जी, उसमें भी पोषकता अच्छी रहती है। लेकिन आज के टाइम में कांसा लगभग लोगों ने भुला दिया है, तो आप पित्तल से शुरुआत कर सकते हैं। मिट्टी का सबसे बेस्ट है जी। गुरुजी लोहे का भी यूज कर सकते हैं, कढ़ाई वगैरह? लोहे का भी यूज कर सकते हैं जी, लोहे का भी अच्छा है जी। तो पर गुरुजी ढकना तो लोहे का भी नहीं है ना? ढकना तो कोई भी नहीं है जी, ढकना कोई नहीं है। खुला रखना है, भले ही थोड़ा खुला रख लें। अगर खाने के ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हैं तो शरीर में तो प्रेशर बढ़ेगा ही जी, बीमारियां तो आएगी। गुरुजी आजकल जो मिट्टी के वो उसका जिक्र हो रहा है, काफी यूट्यूब पे भी देखते हैं, मिट्टी का कुकर जो आ रहा है वो भी गलत है मेरे ख्याल से। हाँ, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। कुकर तो बता दिया है, चाहे एल्यूमिनियम का है, स्टील का है, पित्तल का है या मिट्टी का है, कुकर तो गलत है जी। ठीक है। हाँ वैद्य सेशन जी। वैद्य जी नमस्कार जी, कई हैंडरेज थे आपके पास, तो इतना मटेरियल है, आप 3 दिन लगातार बोल सकते हो। 2-3 हैंडरेज थे, प्रश्न लो। हाँ वैद्य महेंद्र जी, प्रश्न ले जी। आप
बोलिए जी, हम तो बीच में पूछे था जी। हाँ जी, जो भी साथी हैंड रेज किया हुआ है अपने सवाल रखें जी। ये राजेश जी की आईडी से हैंड रेज है, गलती से यहाँ सवाल है तो रखें जी। जी चारा मूंग जो भिगो के खाते हैं उसको बता दी जिनका भी तो ये चारा हो गया था वो अंकुरित करके नहीं देना है। नहीं अंकुरित करके खाते हैं। नहीं 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 अंकुरित नहीं करना। अगर उसको पकाना है फिर अंकुरित करना क्या, भिगो देना बस रात को। रात को भिगो देना, सुबह वो जल्दी बन जाएगा, खुला बर्तन में बन जाएगा। मंजीत जी, जो अंकुरित वाली बात कर रहे हो ना, वो तो जिसकी अग्नि ज्यादा मजबूत है वो ले सकता है जी। जो दाल है, चने हैं, लोग ऐसा बोलते हैं जी, महिलाएं ऐसे बोलती है कि इनको तो बनने में अधिक समय लगता है। उस अधिक समय से आपने बहुत अधिक समय ना लगे, रात को भिगो दो, सुबह बना लो जी, बस वो सुबह तक सॉफ्ट हो जाएगी, फिर आसानी से बन जाएगा। इतना ही फर्क है जी, अंकुरित नहीं करनी है जी कोई। हाँ जी मंजीत जी, ये छोड़ के चले गए। और किसी भी साथी का कोई सवाल है तो रख सकते हैं जी, आज के टॉपिक से रिलेटेड या पिछली कक्षाओं से रिलेटेड। किसी का भी कोई सवाल है तो रख सकते हैं, या किसी का कोई अनुभव है जो 3 पिछली क्लास ली है, आज अपना अनुभव भी बता सकता है कोई भी साथी जी। सभी साथियों से निवेदन है, 4 बातें मुख्य मुख्य गुरुजी ने बताई हैं, चारों के बारे में अगर किसी को दोबारा कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकता है जी। खाना कब खाना है, किस बर्तन में बनाना है, खाने के साथ क्या लेना है, खाना कितने समय पे खाना है, ये सारी बातें आप दोबारा से भी पूछ सकते हो। किसी साथी का कोई सवाल नहीं है। देखो कई बार क्या है, बहुत से नेचुरोपैथी वाले साथी ये बोलते हैं कि जी कच्चा खाओ, खाने को पका के ना खाओ। अब जैसे कि हमने आज डिस्कस किया कि कुछ चीज़ें प्रकृति से ऐसी मिली है, सलाद आदि, जिनको हम कच्चा खा सकते हैं जी, पोषकता मिलेगी। कुछ चीज़ें प्रकृति ने हमें ऐसे दी है, जैसे फ्रूट। फ्रूट क्या है, लगभग हर फ्रूट पका होता है, वो कच्चे की श्रेणी में नहीं आता जी। हम आम खाते हैं, पका आम ही खाते हैं, कच्चा तो नहीं खाते। केला खाते हैं तो पका ही खाते हैं, कच्चा तो नहीं खाते। जितने भी फ्रूट है, चीकू है, पपीता है, अनार है, सेब है, ये जितने भी फ्रूट है ये सब पकी हुई श्रेणी में आते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इन्हें हमें पका के दिया है जी, पके हुए को हम खाते हैं। अब कुछ साथी बोलते हैं कि जी नहीं, पकाने पर उसकी पोषकता खत्म हो जाती है, जल जाती है। ऐसा नहीं है जी, कुछ चीजें कच्ची खा सकते हैं, कुछ चीजें प्रकृति ने पकी हुई दी है। क्या इन्हीं से जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता जी। नेचुरोपैथी वाले साथी बोलेंगे कि कच्चा ही खाओ। पहले तो कच्चा कौन सा, जो सलाद आदि के रूप में, फ्रूट कच्चे की श्रेणी में नहीं आते, पके हुए हैं। अब बोलते हैं कि पका के ना खाओ। अब जैसे कि आप लोगों से सवाल करें, दालें अगर हमें खानी हो, या फिर अन्न क्या है, जैसे रोटी हम बनाते हैं तो जितने भी अन्न हैं इनको भी हम पका के ही बनाते हैं। दालें हैं, चने हैं, छोले हैं, तो इन सबको हम पका के, अब उनका सिद्धांत है कि पकाओ ना, पकने पे पोषकता खत्म हो जाती है, जल जाती है। ऐसा नहीं है जी। अब वो पकाना क्यों जरूरी है और वो खाना क्यों जरूरी है जी? क्या हम बिना पके हुए खाए, जो हम पका के खाते हैं, उसके बिना काम चल सकता है? नहीं चल सकता जी। हमारा जो ये शरीर है ये पंच महाभूतों से बना है जी। पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
अब पृथ्वी से हमारा शरीर बना है और शरीर की पृथ्वी अच्छी रहे तो उसके लिए आपको अन्न खाने पड़ेंगे, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्की है, ज्वार है, रागी है, इनमें से कोई भी ऋतु के अनुसार, जैसे गर्मियों में हम गेहूं, जौ, ज्वार, ये ठंडे हैं सब खा सकते हैं। सर्दियों में मक्की, बाजरा, गेहूं भी ले सकते हैं, सर्दियों में मधुर है। तो ये खाने क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इन सब में पृथ्वी एलिमेंट है, पृथ्वी महाभूत है, तो हमारे शरीर की पृथ्वी तभी प्रॉपर बनी रहेगी, नहीं तो पृथ्वी की कमी हो जाएगी। कच्चा हम इनको खा नहीं सकते, जैसे नेचुरोपैथी वाले मित्र बोलते हैं कि कच्चा ही खाओ जी, कच्चा ही, तो कच्चा इन अन्नों को खा नहीं सकते। अन्न खाने जरूरी है क्योंकि ये पृथ्वी से ही पैदा हुए, शरीर में पृथ्वी महाभूत ही देते हैं। दालें भी कच्ची नहीं खा सकते, चने, छोले, इस तरह की चीजें भी कच्ची नहीं खा सकते। तो जो चीजें कच्ची खाने से पोषकता नहीं मिल सकती उनको पकाना जरूरी होता है जी। फिर पृथ्वी के बाद आता है जल महाभूत। उसमें क्या है? जल क्या है? शरीर का कफ जो चिकनाई देने का काम करता है, बल बढ़ाता है, तो वो मिलता है दूध, घी, स्टावरी, इस तरह की जितनी भी चिकनी चीजें हैं जी, तो उनसे जल महाभूत। अग्नि क्या है? जब हम दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कोई भी आइटम दाल सब्जी का बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें गाय का घी या ऋतु के अनुसार नारियल, मूंगफली या सरसों का तेल डाल लेंगे, फिर उसमें छौंक लगाएंगे। तेल डालने के बाद वो गर्म होगा, उसमें धनिया, जीरा, लहसुन, प्याज, ऋतु के अनुसार अजवाइन, ये चीजें डालते हैं। ये क्या करती है? ये अग्नि के गुणों की है, ये अग्नि को बढ़ाती है। जब हम खाना खाएंगे तो हमारी अग्नि बढ़ेगी, खाना जल्दी से पचेगा, खाने को संस्कारित कर होता है इनके द्वारा, खाना आसानी से पचता है जी। तो इन सब से अग्नि महाभूत शरीर का अच्छा रहता है। वायु क्या है? शरीर में जिस चीज के द्वारा मूवमेंट हो रही है हर एक शरीर की, वो हर एक ऑर्गन की, वो वायु है, वायु के द्वारा ही बोल रहे हैं। और आकाश क्या है? शरीर के अंदर का खाली भाग, जैसे हर एक ऑर्गन के अंदर, अब मुंह के अंदर स्पेस है, हमारा आहार नली से होता हुआ आमाशय में जाता है, वहां स्पेस है, फिर हर एक ऑर्गन के अंदर स्पेस है। तो इस प्रकार प्रकृति ने कुछ चीजें कच्चे रूप में दी है, कुछ पका के दी है, कुछ हमने पकानी है। तो जो हमने पकानी है वो क्यों? ताकि जिनको कच्चे खाने से पोषकता ना मिले उनसे हमें पोषकता मिल सके जी। तो जो भी चीज कच्चे से नहीं पोषकता मिलेगी वो पकानी है। ऐसा नहीं है कि पकाने से उसकी वो खत्म हो गई है या वो जल गई है, या जैसे एलोपैथी, ये नेचुरोपैथी वाले मित्र बोलते हैं कि कच्चा ही कच्चा खाओ, ऐसा नहीं है। अब किसी का कोई सवाल जी? हाँ जी, सवाल रखिए अपना दीपक जी। दीपक जी, आत्म प्रकाश जी, अब कोई सवाल रखो अपना। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर किसी का सवाल नहीं है वो अनुभव बता सकते हैं। पिछलों में कोई बदलाव किया हो, कोई बदलाव आपके अंदर हुआ हो, कोई अच्छी आदत आपने अपनाई हो, वो बता सकते हैं। कोई भी साथी अपना अनुभव भी दे सकते हैं। आत्म प्रकाश जी बोलिए। हाँ जी, बात ऐसी है कि जब आप कह रहे हैं कि ये कुकर में नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो उसमें पीतल वाली कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए ये दाल वगैरह? दाल है, राजमा है, या कुछ और छोले हैं, चने हैं, जो भी है, रात एक दिन पहले भिगो दें, रात को भिगो दें, सुबह बना दें। हाँ जी, अगर आपके ऑप्शन नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई में, पीतल की कढ़ाई में बना सकते हो जी। अच्छा, तो ऊपर ढक्कन कौन सा दें? ढक्कन तो प्लेट वगैरह रख देते हैं आप। प्लेट कौन सी चाहिए? कौन सी, एल्युमिनियम की चाहिए या दूसरी प्लेट होनी चाहिए? पीतल की या स्टील की हो? पीतल की हो या स्टील की हो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है जी, एल्युमिनियम की नहीं होनी चाहिए। एल्युमिनियम नहीं होनी चाहिए, पीतल हो या वो हो, स्टील हो? हाँ, स्टील हो, कौन सा हो?
अच्छा ठीक है, थैंक यू, ठीक है जी। और साथी कोई सवाल रखना चाहता हो? गुलाब जी, दीपक जी, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहता हो साथ में? मंजीत जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। ये जो आप आज नरेंद्र जी ने बताया है कुकर का प्रयोग ना करें, हाँ जी, इसमें समस्याएं आ सकते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया है जी घर में जो होम मिनिस्टर रहते हैं उनकी, हाँ जी, और वो बहुत जल्दी से इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हमने कई बार कोशिश की है जी, लेकिन बात बनती नहीं। फिर आप पास में अब धीरे धीरे एल्यूमिनियम का था, उसको स्टील में ले आने की कोशिश कर रहे थे, हाँ जी। तो ये जो बात है बस यही पे आगे घूम जाती है कि बस वापसी यूटर्न होना पड़ता है जी कई बार। नहीं, फिर आप उनको तरीका अपनाया जाए कि बात कैसे कैसे करके आगे बढ़े। नहीं वो तो ठीक है नहीं, लेकिन साथ में क्लास ज्वाइन अगर उनको इतिहास पूरी तरह से क्लियर। आवाज नहीं आ रही है वैद्य महेंद्र जी। शेषन जी आप जवाब दो। राम, हाँ जी। ऐसा है मंजीत जी, देखो आप तो ऑर्गेनिक करते हैं, जैविक करते हैं आप, तो जैविक करने का टारगेट क्या है? यही तो है कि लोगों को वास्तविकता से परिचय करवाया जाए जी। भाई तुम जहर खा रहे हो तो बीमारी होगे, शारीरिक और मानसिक रूप से सारी कमाई डॉक्टरों को ही दोगे। यही तो एजेंडा है मंजीत जी आपका कि शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो। अब शुद्ध बना तो लिया, उगा तो लिया, अगर वो कुकर में डाल दिया तो सत्यानाश है मंजीत जी, सारी मेहनत जीरो। नहीं आपकी बात तो समझ गए जी, हम तो पूरी तरह समझ रहे हैं, लेकिन ये जो अपना डिपार्टमेंट है जी, ये डिपार्टमेंट दूसरी पार्टी का है। गुरु जी आप भी सहयोगी हो, घर के मुखिया हो, एक बार बोलो, दो बार बोलो। वैद्य शेषन जी आप मंजीत की बात पे जवाब दें। वैद्य शेषन जी। हाँ मंजीत भाई सा है, मलिक साहब अपना परिवार आपके आपके साथ में बैठा है भाई। माइक बंद करिए कृपया करके, माइक में आवाज गूंज रही है। मलिक साहब आपकी धर्मपत्नी आपकी माताजी आपके साथ में है, ठीक है, उनको क्लास में लेकर आओ। और मैं उस शक्ति नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो इस क्लास में आई हुई है, और जो मैडम ने प्रश्न कराया उनका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनको ऐसी लगन लगी कि हम स्वस्थ कैसे जिए। तो नारी शक्ति जब जागेगी ना तो ही काम चलेगा। और इनका कोटि कोटि प्रणाम। और भैया अपनी धर्मपत्नी को लेके आओ, साथ में बिठाओ, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार में, तीन बार में समझ जाएगी। और बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपने खाना तो ठीक बना लिया, खेत में तो ठीक उगा लिया, लेकिन घर पर जाने के बाद उसका मिसयूज होगा तो वो उससे भी बुरा है, क्योंकि हमारी मेहनत थी ना, जो वो मेहनत ठीक ढंग से नहीं हो पाई, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं। रिजल्ट के लिए आपने उनको भी समझाना पड़ेगा, जैसे शुरुआत में आपने खेती के लिए समझाया था, आज खाने के लिए भी इसी प्रकार से समझाना पड़ेगा जी। और अमरजीत जी आए जी हमारे बीच में, मोरिंगा की टेबलेट बनाते हैं, और अमरजीत जी हैं ईश्वरवाला से, उनका स्वागत है। वो प्राकृतिक खेती करते हैं जी, प्राकृतिक बाग है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है जी, शायद 50 ग्राम से सिस्टम से 14 क्विंटल सिस्टम निकाले शायद उन्होंने, कुछ इस प्रकार का उनका रिकॉर्ड है। बहुत अच्छे अनुभवी आदमी है, और आयुर्वेद की इच्छुक है, वो मिले थे श्री कृष्ण जी के वहां गए, तो आज वो आए, उनका भी स्वागत है। महिला शक्ति का दोबारा से स्वागत है जी। ऐसा है जी, हमने उगाया जैविक और वो आ गया कुकर में, तो सारी मेहनत, समाज जागरण, जो हमारे अंदर एक हौसला है वो वहां दम तोड़ देता है जी। देखो आरंभ में क्या बताया जी, हम बच्चे को एक एक स्टेप पे आगे बढ़ाते हैं।
समस्या यही है कि हम षड्यंत्रों में फंसे हुए हैं जी। जो आरंभ में बोला ना जी, क्या दवाइयाँ इतनी कमजोर है या डॉक्टर कमजोर है कि भाई एक बार दवाई शुरू होगी तो वो बंद होने का नाम नहीं लेती। कमजोर हम हैं जी, क्योंकि बीमारी जिस चीज से बन रही है उसको हम बंद नहीं कर पाते हैं जी। आपने जीवन में जो करना है वो सब जीरो होने वाला है जी। वो केवल आपको डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए वो समय उसलिए उसका उपयोग हो रहा है उस समय का। जो साथी जैविक कर रहे हैं, अब समस्या आ रही है कि परिवार समझ नहीं पा रहा है। जैसे हम प्रयास में लगे हैं कि भाई औरों को भी ये अलग जगहें कि आप जैविक करो जैविक करो, हम दिन रात प्रयास में लगे हैं। मंजीत जी, आप भी, बाकी साथी भी, सब लगे हैं कि जी करो, अपनी जमीन बचेगी तो ही तो पिड्डी बचेगी। जिसकी जमीन नहीं बचेगी तो नस्ल कहाँ बचेगी जी। अब हम इस प्रयास में लगे हैं और फिर हमारा प्रयास अगर कुकर में वो चला गया है, वो उगाया हुआ, तो आपका बच्चा अब आगे जितने समय तक वो उसको खाएगा तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो रहा है जी। वो एक तरह से ग्राहक बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आप जो कमा रहे हैं वो जीरो होने वाला है। वो लड़की का एग्जाम्पल दिया जी मैंने, उसका क्रेटिनाइन कम भी आ गया लेकिन फिर भी ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब तक उसको तड़ाका लगा हुआ खाना नहीं मिलता, उसको रुचि नहीं आई जी सही खाने में। जो बेसिक चीजें उसको खाने के लिए बोली गई तो वो रुचि नहीं आई उसको। आज 6,000 रुपये हफ्ते का खर्च है, वो चाहती है कि मैं बच जाऊं, लेकिन समस्या यही है कि जी उसने कभी अच्छी चीज को खाया ही नहीं। दूध पीने लगे तो उल्टी आती है। कभी बचपन से लेके 22-25 साल की होगी, दूध नहीं पिया जी उसने, घी नहीं खाया जी कभी। तो समस्याएं इसलिए है जी। नहीं, बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर इतने कमजोर नहीं है, हम कमजोर हैं इसलिए बीमारियां ठीक नहीं हो रही है जी। तो हम जो कमाएंगे उससे तो अच्छा है फिर आज ही कमाना बंद कर दो जी। अगर हमारी करी हुई मेहनत कुकर में जानी है तो हम तो परिवार वालों को जब कुकर का कंसेप्ट समझ आया था जी, हमने तो बोल दिया था जी हम तो नहीं करेंगे मेहनत अगर कुकर में बनेगा। हालांकि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमारा पहले ही प्रयास में सब चीजें व्यवस्थित हो गई थी। लेकिन अगर बाई चांस कभी विचार आए भी तो भाई आप कमाओ, इसमें डालो और लग जाओ डॉक्टरों के पास। शेषन जी। वैद जी, 2 एंड्रॉइड है, एक कृष्ण जी का एक राम का है जी। एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर भी लियो। कृष्ण जी। सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर है कि मिट्टी के बर्तन और पित्तल के बर्तन गैस यूज करते हैं, तो गैस के कारण ही यूज नहीं करना चाहते। कुकर से गैस पर जल्दी सब्जी बन जाती है, जब जल्दी खाना बन जाता है। हमें गैस को हटा के और चूल्हे के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ना मिट्टी की दिक्कत है, बर्तनों की दिक्कत है, ना पित्तल की ना लोहे की। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा कि गैस को भी कम से कम यूज करवाई जाए। इसके ऊपर भी एक सेशन रखे जाए कि गैस के भी कितने घातक जी। आपका स्वागत है जी। आपका इस बात पे सभी साथी ध्यान दें जी और अपने अपने अनुभव सुनाएं और कोशिश करें। मतलब पूरी बात सुनिए महेंद्र जी, मैं आपको पूरा बताता हूँ। क्या है कि आप अभी देखो, मैं सभी से परिचित नहीं हूँ तो मैं मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। तो मैं जैसे पहले बोला कि 1 घंटा लगता है, अगर 250 ग्राम चने आपको शाम को भिगो दोगे तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, 10 मिनट में आपके चने तैयार हो जाएंगे। दूसरा क्या करना है आपको, जैसे अपने उपले हैं, गाय के हैं, भैंस के हैं, अगर गाय के हो तो दी बेस्ट, क्योंकि गाय के उपले के अंदर जलाओगे तो कभी धुआं आपकी आंखों में जाएगा तो आंसू नहीं आएंगे। हम खुद यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि चने को भिगोने के बाद में सुबह जब आप उसके उपलों के ऊपर रखो मिट्टी की हांडी में, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दो। आपके पास मूंगफली का हो, सरसों का हो, कोई भी मतलब रिफाइंड नहीं डालना। तो आपके और नमक डाल दो साथ में, आपके 10 या 15 मिनट के अंदर आपके चने गल के तैयार हो जाएंगे। कोई भी दाल हो, उड़द की हो, सबसे ठोस दाल उड़द होती है, वो भी
10 मिनट के अंदर आपकी तैयार हो जाएगी। तो ऐसी बातों के ऊपर इसीलिए लोग क्या है कि जनन गैस का जो प्रयोग है, सुविधा है, वो ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगेगा तो गैस ज्यादा लगेगी, तो गृहिणी कोई स्वीकार नहीं करेगी, ना मिट्टी का करेगी, ना पित्तल का करेगी, ना लोहे का करेगी, वो तो कुकर ही यूज करेंगे। और कुकर में दाल बनती नहीं, टूटती है, और टूटा हुआ भोजन नहीं, वो हमारे लिए हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन है धीरे धीरे मंदी मंदी आंच के ऊपर पके, उसका पूरा रस पूरे घोल में आए, वही हमारा भोजन है, वही हमारे पेट में जाएगा, वो धीरे धीरे पचेगा, अग्नि को शांत नहीं करेगा। दाल टूटी हुई कभी आप खाओगे तो आपकी 3-4 घंटे तक हजम नहीं होगी। आप ऐसे अग्नि के ऊपर प्रोसीजर करके खाओगे, आपकी 1 घंटे के अंदर आपका खाना हजम हो जाएगा। जी धन्यवाद। अब टाइम ज्यादा है तो फिर कभी दे दूंगा मैं। वेलकम जी, स्वागत है जी आपका सभी बातों को, और बड़े गांठ बांध के हमने भी अपने दिमाग में बिठा ली है जी, और सभी साथी ये सभी बातें अपने अपने दिमाग में बिठा लो जी। भाई साहब की एक एक बात बिल्कुल 1.25 लाख की है जी, बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया। सभी साथी इस पे अमल करें जी, और जो भी साथी इसके बारे में कुछ और अनुभव सुनाना चाहता हो वो भी सुना सकता है जी। अगर आपके पास टाइम है तो 5-7 मिनट और ले सकता हूँ मैं? हाँ ले लो जी। हाँ जी ले, हाँ जी जी देखो, हम क्या है कि हम जो खेती करते हैं, मैं जैविक खेती करता हूँ और वैदिक के तौर पर करता हूँ। हमारे पास अग्निहोत्र है, सुबह शाम दोनों टाइम होता है, सेशन करता है। जो अग्निहोत्र भस्म से हम बनाते हैं ऊर्जा जल, उसमें मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने को एक कांच का गिलास लो, उसमें 1 चुटकी अग्निहोत्र भस्म डालो, और एक कोई फिटकड़ी का टुकड़ा ले लो सफेद, उसमें गिलास में डाल के और चम्मच से घुमाते हुए, और कोशिश करो चम्मच लकड़ी की हो या पित्तल की हो या लोहे की हो, स्टील की ना हो। उसको घुमाते हुए महामृत्युंजय का मंत्र बोलो 3 बार। जैसे ही आप महामृत्युंजय का मंत्र बोलोगे, 3 बार बोलने के बाद में उसको बाहर निकाल लो। उस गिलास के ऊपर कोई भी ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दो, वो अग्निहोत्र भस्म नीचे बैठ जाएगी। आप डेली उसको पियो। जैसे ही वो पानी पीते हो आप, वो इतना पावरफुल होता है, आप दिन भर कुछ भी खाओ, पूरा आपका हजम कर देगा वो। फिर ऐसे ही उस अग्निहोत्र भस्म को ऊर्जा जल जो होता है, वो हम 200-200 लीटर 500-500 लीटर खेत में भी चलाते हैं। एक चीज और भी हमने इसका चेक किया कि अगर एक बार कोई भी आदमी कितना भयंकर जहर खा लो, अगर वो ऊर्जा जल पिलाने के बाद में आप ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं, यानी कि भिवानी से चंडीगढ़ उस मरीज को ले जाओ, वो मरेगा नहीं रास्ते में। इतना पावरफुल है, इतना जहर खत्म करता है वो। तो ये हमारा हिंदू धर्म में आज से ये मान लो कि जो 50-60 सन में उस टाइम के ऊपर अग्निहोत्र हर घर में होता था। 63 में दोबारा से फिर चालू किया है। ये बौद्ध धर्म में आकर एक बार इसको पाखंड में लाने की वजह से लोगों ने बंद कर दिया था। ये कोई पाखंड नहीं, दिल्ली का है, ये सुबह शाम करने का है। और आपने भोपाल का जो कांड सुना था, गैस कांड सुना था, उसके अंदर सिर्फ 5 घर बचे थे, वो भी अग्निहोत्र करते थे। आज गूगल के ऊपर सर्च कर लो, और वहां पर हम गए भी। हाँ, माधव आश्रम के अंदर मैं 15 दिन अभी रहकर आया हूँ। तो बहुत वो चीजें, मतलब हर चीज के ऊपर कोई भी चीज वो करता है। तो सभी दवाइयों को भी बढ़िया से न लगती हो, कोई दवाई मान ले कि किसी इंसान कह देता है कि मेरे भी ये दवाई नहीं लग रही, कोई भी दवाई, वो 15 दिन पी लो, उसके बाद में उसको कोई दवाई दे दोगे, वो दवा काम करेगी, 100% करेगी। जी बहुत बढ़िया बात है जी, वेलकम है जी आपकी सभी बातों का जी। सभी बातें आप एक अनुभव के अनुसार बोल रहे हो जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपकी बातों का। और इसमें गुरुजी फिटकरी किस उपलक्ष्य में डालते हैं जी? फिटकरी मतलब क्या है कि फंगल रोग है ये। देखो कैंसर होती है, कैंसर क्या होती है, कैंसर एक नाम है, लेकिन एक ये वायरस है जो इंसान के शरीर में, जिस इंसान के शरीर में बढ़ना शुरू होगा तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन ऊर्जा जल उसको खत्म करता, कंट्रोल करता, उसको वहीं रोक देता है। तो ये फंगल रोधी है। हाँ जी, यहाँ पे जैसे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना जी, यहाँ पे वायरस शब्द शायद नहीं मतलब ठीक लगता हमारे को, क्योंकि जो कैंसर है ना, ये शरीर की ही उपज है अंदर से जी। है तो फंगल एक बैक्टीरिया है ये भी, जो काटता है, धीरे धीरे आदमी को खत्म करता है।
मतलब मेरे हिसाब से मैं इसको यहाँ पे ये बोलूंगा भी खाना हजम नहीं होता और खाना हजम नहीं और इसे कीचड़ जैसा पदार्थ बनता है अंदर। देखो ये एक हरिकृष्ण जी, हाँ जी 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 ऐसा है। देखो जब आपने ज्ञान रखा बहुत बढ़िया लगा, अनुभव है ही आपका, क्योंकि आप भी धुरंधर हो, वैसे भी धुरंधर है, आप भी धुरंधर हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं नहीं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और अनुभव लेंगे। और ये एक भाई महेंद्र जी राम है, कोई राम का एड्रेस है उसका प्रश्न लो। हाँ जी राम जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। अभी जो आपने बताया कि कुकर के मैं यूज नहीं करना, मैं भी इसका एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरी पत्नी को गठिया है जी। हाँ जी। और पिछले साल मतलब सरसों में ऑर्गेनिक ही करता हूँ। हाँ जी। तो सरसों का साग बनाते थे आम पतीली में, अपनी सिल्वर वाली पतीली होती है उसकी, खाते थे उसको, मतलब शाम को पूरा दर्द होने लग जाता था। अच्छा जी। और इस साल मैं सर्पलों की पतीली ले आया और मैं पूरा जोर दे के अपनी पत्नी को बोला भी इसमें बनाओ, इस बार एक बार बना लो, ठीक नहीं लगा फिर आप बना ले, जैसे मर्जी आपकी हो। ठीक है जी। और उन्होंने बनाया एक बार और खाया और कोई फर्क नहीं, उसका कोई दर्द नहीं, ना बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना। अच्छा जी। में उसका लोहे की सर्कलों की पतीली में हमने साग बनाया सरसों का। वाह जी वेलकम है जी, आपका स्वागत है। अगर आपका अनुभव भी ऐसा है तो बहुत फायदा उठाया आपने तो फिर। और आपकी प्रॉब्लम कैसी है मतलब मैडम की? ठीक है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, साग खाती है, वो बड़े शौक से खाती है। पिछले साल बहुत दिक्कत आई थी। चलो अब आप हमारी कक्षा सुन रहे हो ना, आप गठिया के बारे में भी तकरीबन सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप और भी उपाय करोगे, बहुत से उपाय पता लगेंगे आपको। ठीक है जी। और खाने पीने में जितने भी हम बताएंगे वो सभी बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी मैडम का गठिया भी जल्दी ही कवर होगा पूरी तरह से। जी धन्यवाद जी। हाँ जी हाँ जी। राम जी आपकी जानकारी के लिए एक और जानकारी देना चाहते हैं कि जो सरसों का साग है, सरसों का साग वो नहीं खाना चाहिए जी। आयुर्वेद के अनुसार वो तीनों दोषों को बिगाड़ने वाला होता है जी। आप पालक का साग खा सकते हैं, बथुए का खा सकते हैं, लेकिन सरसों का साग नहीं खाना चाहिए जी। ठीक है जी। ठीक है, आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। सरसों का साग इस समय सीजन है, लोग खाते हैं। कुछ चीजें प्रचलन के तौर पे, जैसे हरियाणा पंजाब में दही है, वैसे ही सरसों का साग भी है। तो ये दोनों ही अच्छे नहीं है जी। पंजाब में तो बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। हाँ, ये त्रिदोष को बिगाड़ने वाला होता है जी, तो ये खाना नहीं चाहिए सरसों का साग। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, ये तो हमने नरेंद्र जी के उपलक्ष्य में और अष्टांग हृदय में पढ़ा है जी। सभी वैद्य साथियों ने ये बात पढ़ी है उसके अंदर शास्त्रों में, भाई ये त्रिदोष को बढ़ाने वाला है जी, वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाने वाला है ये। तो आप सरसों की बजाय जो गुरुजी ने बोला है वो बिल्कुल सही है, वो उपयोग करना आगे जी। हमारा यहाँ पे प्रयास है जी कि जो इंसान दवाइयों में पिसता चला जा रहा है जी, उलझता चला जा रहा है, अपनी पूरी कमाई वहां पे लुटाता चला जा रहा है, तो उससे बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं। उस कड़ी में पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि भोजन जब भी खाएं पचाने के लिए, वो पहला नियम था। लेकिन उससे भी जो जरूरी नियम है वो आज वाला है जी, कि खाना वही खाना है जो कुकर में ना बना हो। अगर कुकर का खाना आप खा रहे हैं तो आप, आपके छोटे छोटे भविष्य के जो योद्धा है बच्चे और पूरा परिवार एक दिन डॉक्टरों के पास जाने वाला है जी। उनको अपना सब कुछ अर्पण होगा जी, एक दिन करने वाले हैं जी। आपके जीवन की सारी पूंजी, सारी मेहनत बेकार है जी अगर हम कुकर में खाना बना रहे हैं। कुकर में खाना नहीं बनाना है और ना ही खाना है। तो पहला नियम खाना पचाने के लिए खाना है, उससे बड़ा नियम ये है कि खाना वही खाना है जो कुकर में ना बना हो। भले ही कुछ दिन अगर घर वाले नहीं बना रहे हैं, बार बार समझाने पर भी कुछ दिन उपवास रख लो, वो अच्छा है, फिर वो बना देंगे जी। और हम दिन रात इस प्रयास में हैं कि
लोग जैविक करें, अगर फिर भी हम इसमें उलझे हुए हैं तो हमें प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले टाइम में तो ये बातें बड़ी दुर्बल हो जाएगी जी। ये करने वाला भी कोई नहीं होगा जो इस समय हम सब कर रहे हैं जी। तो सबसे बड़ा षड्यंत्र का जो पहला कारण है वो बीमारियों को डॉक्टर तक ले जाने वाला रोगियों को, वो कुकर है। गरीबों के घरों में सस्ता होने के कारण एल्यूमिनियम और कुकर, एल्यूमिनियम सस्ता होने के कारण, और अमीरों में जल्दी समय बचाने के लिए फैंसी के तौर पे। एक बात और जो श्री कृष्ण जी बोल रहे थे कि गैस, जो गैस है, गैस उस पे क्या करते हैं, सब रोटी पकाते हैं जी। गैस का नाम क्या है? आपके घरों में जो सिलेंडर है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मान लो आपको मैं ये बोलूं कि थोड़ा सा पेट्रोल आप सड़क पे डाल दो, वहां एक माचिस की तिल्ली छोड़ दो जला के, आग जल जाएगी। अगर ये बोले वहां रोटी सेक लो जी, तो आप कोई भी नहीं सेकेगा। माफ करिए, आप घरों में जो रोटी सेक रहे हैं ना जी, वो उसी के ऊपर सेक रहे हैं। तो कभी भी जब भी मान लो शहरों में है, मजबूरी है, गैस पे अगर खाना बना रहे हैं तो डायरेक्ट आग पे ना सेके उसको, गैस की आग पे, तवे के ऊपर ही रोटी को सेकें जी। तो ये करें। और दूसरा, बर्तन बड़े अच्छे आते हैं मिट्टी के भी, जो शहरों में रह रहे हैं, अभी गांव में नहीं है, जिनके अभी गैस ही है, तो उस पे भी कुल्हड़ बड़े अच्छे से चलते हैं जी, एक एक साल निकाल देते हैं। तो मिट्टी के कुल्हड़ समस्या नहीं है जी। और खाना बनाने के लिए टाइम देना है। अगर हम घंटा नहीं दे पा रहे हैं, देखो सिलेंडर कितने का है जी, 800 रुपये का, 1000 रुपये का, कितना महीना तो चलता है। अगर हम बीमार हो गए तो आज के टाइम में 1000 रुपये की दवाई नहीं आती है जी, 1000 रुपये का कोई ढंग का टेस्ट नहीं होगा। तो गैस लग रही है तो वो कोई इश्यू नहीं है, वो समझाना पड़ेगा गृहिणी को। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्यों हम फंसते चले जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह जी। तो वहां से लौटना है तो बेसिक चीजें ठीक करनी पड़ेगी, जीना सीखना पड़ेगा। तो अनुवृत जी, आज का निष्कर्ष के साथ अपने शब्दों के साथ समापन करें। किसी का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं जी। हाँ जी, सवाल बोलिए जी पहले ही। जी हाँ जी, मनजीत बोल रहा था जी। हाँ जी, ये गैस के तो बारे में तो ठीक है जी बात है। अभी ये अपने पास गोबर गैस प्लांट हो तो उसके बारे में क्या क्या रहेगा? अच्छा रहेगा जी। हाँ, गोबर गैस वाला अच्छा रहेगा मंजीत जी। जो हम बात कर रहे हैं लिक्विड पेट्रोलियम, वो तो पेट्रोल की ही गैस है। जी राम जी, राम का है जी, अभी है कुछ साल। राम जी, नहीं शुक्रिया जी, धन्यवाद। हाँ आपका हाथ उठा हुआ है, वो कर लो। हाँ जी बोलिए अनुवर्त जी। जी सभी को नमस्कार। अभी आत्म प्रकाश जी का हैंड रेज है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पहले अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि ये एलपीजी जो है इसमें लिक्विड में खाना बनाना चाहिए, लेकिन बनाना तब चाहिए जब तवे के ऊपर ही बनाए, तवे से ऊपर नीचे करके नहीं बनाए इसको मतलब जैसे वो भी सेक लेते हैं, कुछ करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो तवे के ऊपर ही बनाना। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही बोला आपने, और सभी इसका ध्यान रखेंगे। हाँ सही बात है जी। हाँ जी नरेश जी। सर जी, आपने ये कुकरे सफेद फलों का और सलादों का नाम लिया था ना सर जी, जिसके नजर की दिक्कत है जी, वो इस ऋतु में कौन से सलाद खा सकते हैं जी, कौन से फल खा सकते हैं जी? ऐसा है जी, सलाद तो इस ऋतु में लेना ही नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि सलाद करता है पानी की पूर्ति। हाँ जी, और सलाद होता है कच्चा, वो थोड़ा सा जिसकी अग्नि मंद है वो सलाद उसको पचता भी नहीं है। ठीक है सर जी। ये हमारी हेमंत और शिशिर ऋतु है, इसमें आप गर्मा गर्म और चिकना खिलाओ और गर्मा गर्म खिलाओ। अच्छा जी,
तो इसमें तो ज्यादातर मिष्ठान वगैरह चीजें चलेंगी, क्योंकि सर्दियों के दिन है। फल अगर लेना है आपने तो कोई मतलब इतना ज्यादा फल भी यहाँ पे मायने नहीं रखता, क्योंकि सर्दियों के दिन है। तो थोड़ा बहुत अनार वगैरह ले सकती है, वो भी गर्म करके नमक वगैरह लगा के। अच्छा अच्छा जी। हल्का सा, और इतना ज्यादा फलों का महत्व नहीं, क्योंकि फल भी ज्यादातर गर्मियों में ही चलते हैं। ठीक है सर जी। क्योंकि केला भी ठंडा रहेगा। थोड़ा बहुत अगर धूप सी है तो अमरूद वगैरह ले सकते हो, थोड़ा अंगूर आ जाएंगे आगे, अंगूर ले सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ, बाकी ठंडी चीजें ना लें, केला वगैरह तो ठीक नहीं रहेगा उनको। ठीक है सर जी। ज्यादातर आप गाय का दूध और गाय का घी और इस तरह की चीजें और ताजा खिलाओ, जो भी खिलाओ। ठीक है सर जी। और गठिया में शरीर भारी है हल्का है? शरीर भारी है जी। हाँ भारी है, तो उनको थोड़ा वेट भी कम होगा। आने वाली क्लासों में आप सारा कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि उनका धीरे धीरे शरीर में क्लेद है और वो क्लेद खत्म करना है हमने। हाँ जी हाँ जी। तो उसने ठंडा पानी का सिखाया होगा, इसलिए वहां पे क्लेद है। तो ताजा खिलाने के बारे में बोलिए। ठीक है जी। और आने वाले समय में उनका वजन घटेगा तो आपकी वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर जी। ओके। ठीक है जी। हाँ अनुवृत जी, रखो अपने विचार। जी सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारी चौथा जो कक्षा थी वो उसका जो मुख्य टॉपिक था वो पात्र के बारे में था। जैसे गुरुजी ने आज का व्याख्यान किया कि जो पात्र है भोजन पकाने का, उसका भी कितना महत्व है। अगर हम शुरू की जो 3 कक्षाओं में हमने जो नियम पढ़े, अगर हम उनको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तब भी अगर हमारा पात्र सही नहीं है भोजन पकाने का, तो उससे कितना नुकसान होने वाला है, ये हमने आज की कक्षा में जाना। और इस जो नियम है, इसमें जो समस्या है वो भी यहाँ पे चर्चा हुई कि गृहिणियां हैं जो, क्योंकि उनका दायित्व है भोजन पकाने का, तो वो अक्सर इसमें परेशानी महसूस करेंगी, क्योंकि वो देखती है दूसरी तरफ की उसमें गैस ज्यादा लग रही है, समय ज्यादा लग रहा है। तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं घर की जो आपकी गृहिणी है, जो महिलाएं, माताएं, बहनें हैं हमारी, जो भोजन पकाने का दायित्व निभा रही हैं, कि आप वो जो गैस बचाना चाह रही हैं, तो भोजन का जो समय है उसमें वो आपका समय भी बच रहा है पकने में कुकर में, लेकिन जो गैस भी आपकी बचत हो रही है, जो एलपीजी गैस है वो बचत हो रही है, वो फिर वो आपके पेट में बनने वाली है वो गैस, क्योंकि आपका जो भोजन है वो एक सही पात्र में नहीं पका है। सही जितना उसे समय मिलना चाहिए था वो समय नहीं दिया गया है, और वो पूरी तरीके से पका नहीं है, अध पका भोजन है वो, जो कि हमें खाने लायक लग रहा है कि खाने लायक हो गया है। तो वो गैस जो है वो आपके पेट में बनने वाली है, तो उससे फिर आपको बीमारियां आएंगी। तो इससे आपको ऐसे समझाना पड़ेगा उन्हें कि आप यहाँ की जो गैस बचाने वाले हो वो आपके पेट में बनने वाली है। तो इस तरीके से अगर वो धीरे धीरे समझेंगे, समय लगेगा लेकिन परिवर्तन आएगा। और आप उनको ये कहिए, जो घर की आपकी गृहिणियां हैं, कि आप लोग, आजकल एक और बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जैसे गुरुजी ने आज की कक्षा में षड्यंत्रों के बारे में वो किया कि हम लोगों का एक मस्तिष्क को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम लोग उन षड्यंत्रों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनका शिकार हो रहे हैं। कि जो ये पढ़ी लिखी महिलाओं को ये दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, टीवी पे, कि अगर वो घर का दायित्व केवल निभा रही है तो वो पिछड़ी हुई है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार जा रही है। जबकि आप जब इन नियमों को पढ़ रहे हैं, इनको समझ रहे हैं कि बीमारियां किस वजह से आ रही हैं, तो उनका दायित्व पुरुष से भी बहुत ज्यादा है। अगर वो सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर रही हैं, आपको टाइम पे सब कुछ करके दे रही हैं, सही पात्र में खाना पका रही हैं, तो वो तो किसी भी बड़े मैनेजर से कम नहीं है उनकी उपाधि। वो केवल एक हाउसवाइफ नहीं है, वो मैनेजर है घर की। घर को अच्छे से मैनेज करना ये उनका स्किल है। तो उनकी पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं जा रही है वहां पे। वो पुरुष तो एक है, वो पुरुष तो वही, गुरुजी ने कहा वो असली चिकित्सक वही है। तो अगर वो 5 लोगों का, 6 लोगों के परिवार के लिए जो भोजन बना रही है, तो वो उनके स्वास्थ्य का जो वो बीमा कर रही है,
इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए जो भोजन पका रही हैं, ऋतुओं का ध्यान में रखते हुए उनको सभी चीजें उपलब्ध करा रही हैं, तो असली चिकित्सक की तो उनको चिकित्सक की उपाधि मिलनी चाहिए। उनका तो हमारे समाज में स्त्रियों का जो स्थान है वो पहले ही बहुत बड़ा था, और हम उनको महिला सशक्तिकरण के नाम पे उनको पुरुषों के नजदीक लाना चाह रहे हैं, समान लाना चाह रहे हैं, जबकि वो तो स्थान में हमसे पहले से ही बड़ी हैं। जी गुरु जी, उनके ही हाथ में, जैसे गुरु जी ने कहा, उनके हाथ में ही परिवार का पूरा स्वास्थ्य है। तो ये सब चीजें जब उन्हें हम बताएंगे और उन्हें अपने स्थान का एक भान होगा, ज्ञान होगा कि भाई हमारा स्थान तो इतना बड़ा है परिवार में, तो वो जरूर इन चीजों को अपनाएंगी। और जब ये चीजें अपनाई जाने लगेंगी तो सभी का स्वास्थ्य तभी बच पाएगा। और नहीं तो जैसा कि हम लोग हमेशा कक्षा में जिक्र होता है कि डॉक्टर तो बहुत है, दवाइयां भी बहुत है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। अभी 4 साल पहले भी जो है एक बीमारी का वो किया गया था, उसी तरीके का कुछ दोबारा आने वाला है, आप लोगों को सुनने को मिलना भी शुरू हो गया होगा वो। तो इसमें अब होगा क्या, आगे जब ऋतु परिवर्तन होगा तो सबको ये नजला जुकाम की समस्या होगी, जिन्होंने भी इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया है और जो ये सब नियमों को जानते ही नहीं है, और जिन्होंने भी ठंडा चिकना बासी खाया है, वो सब बसंत ऋतु आते ही परेशान होने वाले हैं। तो उसको नाम दे दिया जाएगा कि एक बीमारी का, कि कोई वायरस फैल गया, उसने ये सब कर दिया। जबकि जो लोग यहाँ पे अब से भी अगर संभल जाएंगे तो वो उस समय परेशान नहीं होंगे, और होंगे भी तो बहुत कम दवाइयों में या कुछ लंघन करते हुए, उपवास करते हुए ही अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो इन सब षड्यंत्रों को भी हमें समझना है, और इस तरीके से परिवार में बैठ के आपको इन सब नियमों की चर्चा करनी है, उनको समझाना है। क्लासेस के वीडियोस हमें मिल ही जाते हैं, आप वो उनको सुनाइए। अगर इस समय वो नहीं जुड़ सकती हैं महिलाएं, हमारी महिलाओं का तो बहुत बड़ा रोल है, तो उनको ये जरूर सुनाइएगा। आप अपने रिश्तेदारों को भी ये फॉरवर्ड करिए वीडियोस, और जो बातें आप अपने जो खाली समय में अपने जो मित्र हैं उनसे चर्चा कीजिए। तभी जब हम चर्चा करेंगे तभी उसमें से कुछ समाधान भी निकलेगा। आज की कक्षा में जैसे काफी लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किया और अपनी तरफ से भी कुछ बातें रखी, तो कक्षा को और ज्यादा, आज की कक्षा और ज्यादा सार्थक हुई है। तो आगे की कक्षाएं भी इसी तरीके से और ज्यादा सबका इन्वॉल्वमेंट हो, सब लोग एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह रहें, ना कि केवल एक श्रोता की तरह ही। तो और कक्षा में आप लोगों को भी आनंद आएगा, हमें भी नई जानकारियां हम आप तक पहुंचा पाएंगे, और आगे और ऐसे ही अच्छे विषय आते रहेंगे कक्षा में। तो आज का समय जैसे समापन की ओर है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की कक्षा का समापन की घोषणा करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि। जी अनुवर्त जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से सभी साथियों को समझाया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आपने बिल्कुल अच्छी बातें और जानकारियां दी, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार। कांचन साहू जी कुछ 2 बातें रखेंगे? सभी को नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो क्लास में ग्रुप ने प्रेशर कुकर के बारे में डिस्कस किया है, आज बढ़िया लगा मुझे। हाँ जी, सबको ये जानना चाहिए कि सर्व रोग आपकी मंदाग्नो, सभी रोग पेट से ही शुरू होता है, और पेट को सही करने के लिए जो भी हम नियम गुरुजी ने बताया, इसका पालन करना जरूरी है। और प्रेशर कुकर को हम इसलिए यूज करते हैं, गैस बचाने के लिए यूज करते हैं। गैस बचाने के चक्कर में आज हंसते हैं हम, और पैसा डॉक्टर को देते हैं। इसलिए मैं सभी को अनुरोध करता हूँ प्रेशर कुकर का यूज ना करें, और लकड़ी के चूल्हे में रसोई करने की कोशिश करें, तो सभी का भलाई होगा। धन्यवाद। हाँ जी, वेलकम, स्वागत है जी आपका। आपने सभी का स्वागत है जी आपका।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने साथ जोड़ें जी, ताकि हम लोगों को जीना सिखा सकें और जो बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसे हैं उनसे बाहर निकलने में कुछ हेल्प कर सकें जी।